like you. Be strong to hold the powers of the sun. हेलो एवरीवन, और आज का जो वीडियो है वो स्पेशली क्वेश्चंस के ऊपर है। तो आज शुरू करते हैं सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सिंपल क्वेश्चन से। और मैंने पूरी कोशिश करी है कि सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाए इसमें, जितने भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और जितने भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है सबको कवर अप करने की पूरी कोशिश की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो फर्स्ट टर्म है एपी का वो -7 दे रखा है और उसका कॉमन डिफरेंस 5 दे रखा है। तो पहले इतनी बात को आराम से नोट कर लेते हैं कि फर्स्ट टर्म बोले तो ए, वो आपको दे रखा है -7 और कॉमन डिफरेंस आपको दे रखा है 5। ठीक है, फाइंड आउट करना है हमको 18th टर्म और जनरल टर्म। तो ए 18 की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है और हमको जनरल टर्म निकालना है, ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हमको फॉर्मूला पता है कि ए एन की वैल्यू अगर हमको कैलकुलेट करनी थी, कोई भी nth टर्म निकालना होता है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, पर हमको निकालना है ए 18, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ए 18 निकाल लेंगे। तो ए 18 निकालने के लिए ए की वैल्यू तो -7 ही रहेगी। ठीक है, डी की वैल्यू 5 है, एन की वैल्यू 18 है, तो एन की जगह पे क्या रखेंगे 18 और डी की वैल्यू 5। ओके, तो ये आ जाएगा आपका -7 और ये हो जाएगा 17, तो 17 इंटू 5 कर लेंगे। 17 इंटू 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 85। ठीक, तो ये जो आपका ए 18 है ये आ जाएगा सिंपली 78। तो ये रहा आपका 18th टर्म। तो 18th टर्म हमारा आ गया। जनरल टर्म कैलकुलेट करना है। जनरल टर्म तो बहुत इजी, यहाँ पे भी लिख लिया मैंने जनरल टर्म। जनरल मतलब nth टर्म। तो ये जो nth टर्म है ना वो ए एन ही है। ठीक है, तो इसके लिए हमको n की वैल्यू जो है वो n ही रहने देनी है क्योंकि nth टर्म निकालना है बस। तो फिर हमको सिंपल क्या करना है, a की वैल्यू पुट कर देनी है और n को ऐसे ही रहने देना है और 5 रख देना है। ठीक है, तो ये -7 आ जाएगा, प्लस का 5n आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। तो ये आपका 5n हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का 7 5 12। तो ये आपका an की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो सिंपल सा बिल्कुल क्वेश्चन था स्टार्टिंग से। 18th टर्म हमारा 78 और जनरल टर्म हमारा 5n माइनस 12 आ जाएगा। तो चलिए आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, इस सीक्वेंस का 95 जो है वो कौन सा टर्म है। ये बात थोड़ी अजीब है कि 95 इस सीरीज का कौन सा टर्म है। अब आप सोचो कि नहीं यहाँ पर डी मैंने कैलकुलेट कर लिया, अभी से बी को पूरा लिखता चला जाऊं, कहीं पर आके 95 मिल जाएगा मेरे को। फिर मैं क्या करूं, वो पूरा काउंट कर लूं ऐसे से करके, भाई 95 आ गया मेरा, कितने पे आया बता दें। ऐसे नहीं, ऐसे करेंगे तो फिर बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास तरीका है कि यार ऐसा ना कर लो, इसको मान लो कि ये nth टर्म है ना। इसको सपोज कर लो कि ये nth टर्म है, तो लेट 95 बी दी nth टर्म। देखो अभी हमको ये भी नहीं क्लियर है कि ये एपी में होगा भी कि नहीं होगा। ठीक है, तो पहले मान लेते हैं कि 95 जो है वो nth टर्म है इस एपी का। ठीक है, अगर होगा तो हमारे रिजल्टेंट में आंसर आ जाएगा सही सही होल नंबर में, अगर नहीं होगा तो नहीं आएगा। ठीक है, तो इस केस के लिए a की वैल्यू देख लेते हैं। पहला टर्म मेरा -1 है और d की वैल्यू सिंपल कैलकुलेट हो जाएगी, 3 से माइनस करेंगे -1 को, तो ये आपका आ जाएगा 4। तो अब हमने मान लिया है कि nth टर्म जो है वो 95 है, इसका मतलब a n की वैल्यू जो है वो 95 है। ठीक, a n के फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो a n की जगह हम रखेंगे 95, a की वैल्यू मेरे पास -1, nth टर्म मुझे पता ही करना है कि यह है कि नहीं है, कौन है तो कौन सा है, और d की वैल्यू 4। तो ये -1 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 96 और ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 4। ये 4 से काट दूंगा तो 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16, 24 टाइम्स में चला जाएगा n माइनस 1, तो n की वैल्यू मेरी आ जाएगी 25। इसका मतलब ये टर्म है 95 जो है वो इस सीक्वेंस का एक टर्म है, और वो भी कौन सा टर्म है, 25th टर्म है। तो लिख सकते हैं hence 95 is the 25th term of the given sequence। ये दी हुई सीक्वेंस का 25th टर्म। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
और ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इस पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करना, लेकिन ईजी है, समझ में आ जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग टू AP इज द सेम। ऐसी कौन सी वैल्यू, n की ऐसी कौन सी वैल्यू के लिए ये वाली AP और ये वाली AP दोनों के nth टर्म जो हैं वो सेम हो जाएंगे। तो किसके लिए हो जाएंगे, तो ये बात तो हमको नहीं पता है किसके लिए हो जाएंगे, पर एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं कि इनके nth टर्म किसी टाइम पे सेम हो जाएंगे, जो इसका nth टर्म है और इसका nth टर्म है वो सेम हो जाएगा। तो अगर ऐसा है तो हम इसका nth टर्म कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका nth टर्म कैलकुलेट कर लेते हैं, दोनों को इक्वेट कर देंगे। अगर उस कंडीशन में एक n की वैल्यू नेचुरल नंबर में आ गई तब तो हम ये कह देंगे कि ये जो है ये कभी ना कभी सेम होंगे, अगर नहीं आती है तो हम ये कहेंगे सेम नहीं होंगे। ठीक है, बात क्लियर हुई। तो चलिए पहले इसका nth टर्म कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसके nth टर्म को मान लेता हूँ an है। ठीक है, इस केस में आपके पास a क्या है, पहले कैलकुलेट करके बता देता हूँ। a 1 है और d की वैल्यू 7 माइनस 1 मतलब 6। ठीक, तो इस केस के लिए an की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो an की वैल्यू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू 1 और nth टर्म में तो n माइनस 1 ही रहेगा, और d की वैल्यू 6। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 6n माइनस 6 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 6n माइनस 5। ये हमारी आ गई an की वैल्यू। ठीक है, अच्छा इस केस के लिए nth टर्म निकाल लेते हैं। ठीक है, इस केस के लिए nth टर्म मान लो an डैश हो गया। इसके लिए फर्स्ट टर्म 69 है और n माइनस 1 करना है, और d की वैल्यू इस केस में क्या है, माइनस का 1 आएगी। 68 से 69 माइनस का 69 माइनस करोगे तो माइनस का 1 आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 69 माइनस का n प्लस का 1, तो फिर ये आ जाएगा 70 माइनस का n, ये आ गया an डैश। तो देखो ये कह रहा है कि इनके nth टर्म जो है वो सेम हो जाएंगे। तो अगर nth टर्म सेम हो जाएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि जो an है वो an डैश के बराबर आ जाएगा, है ना। अगर nth टर्म सेम हो गए तो ये जो an है वो an डैश के बराबर आ जाएगा। तो इसको बराबर करके रख लेते हैं। तो ये 6n माइनस 5 जो है वो 70 माइनस n के बराबर आ जाएगा। अब ये n को एक तरफ ले आओ तो ये हो जाएगा 6n प्लस n, और इसको उस तरफ ले जाओ तो ये 70 प्लस 5 हो जाएगा। इसको इस तरफ देख लेते हैं बाकी का। अब ये आपका हो जाएगा 7n और ये पूरा हो जाएगा 75। n की वैल्यू निकालोगे तो आएगा 75/7। यहाँ पे ध्यान दो, ये n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। ऐसा है नंबर ऑफ टर्म्स जहाँ पे ये AP बराबर हो जाए, पर ये तो पॉसिबल ही नहीं है यार। नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा नेचुरल नंबर में होना चाहिए, पर ये तो फ्रैक्शन आ गया। इसका मतलब ये है कि ये और ये टर्म, क्योंकि देखो तुम यहाँ पे हमेशा टर्म क्या निकाल लो, 1 2 3 थर्ड टर्म 4 टर्म, कभी ऐसा कुछ निकाला 1/2th टर्म नहीं निकाला ना। इसका भी कोई 1/2th टर्म या 75/7th टर्म ये तो कुछ है ही नहीं। तो जब ये पॉसिबिलिटी नहीं है, हमेशा नेचुरल नंबर में ही टर्म आते हैं, तो फिर ये तो नेचुरल नंबर है नहीं, ये हमारा फ्रैक्शन आ गया। इसका मतलब ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाली AP और ये वाली AP कभी भी किसी भी टर्म पे सेम होने वाली नहीं है। तो हम कहेंगे दिस इज नॉट आइडेंटिकल। तो ये जो दोनों AP हैं वो किसी भी केस के लिए आइडेंटिकल नहीं है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि इफ द 8th टर्म ऑफ एन AP इज 31। अगर एक AP का 8th टर्म जो है वो 31 है और उसका 15th टर्म जो है वो 16 ज़्यादा है 11th टर्म से, वो 16 ज़्यादा है 11th टर्म से। ठीक है, इस बात पे फोकस करना। चलो एक एक करके लिखते हैं। पहले 8th टर्म जो है वो क्या है, 31, नोट कर लिया। दूसरी बात, जो उसका 15th टर्म है वो उसके 11th टर्म से 16 ज़्यादा है। अब इस बात को ऐसे समझ लो कि जो A15 है वो बड़ा है क्योंकि ये इससे 16 ज़्यादा है। इन दोनों को बराबर करने के दो तरीके हैं, या तो 15th टर्म में जो बड़ा है उसमें 16 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये A11 बन जाएगा, और या तो A11 में 16 का एडिशन कर दो तो ये A15 बन जाएगा। ठीक है, तो एक केस को हम सिंपली उठा लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं कि A15 को 16 प्लस A11 लिख सकते हैं, है ना। तो A11 में जब 16 ऐड करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। दो चीज़ें मान लो कि लेट द
कॉमन डिफरेंस बी डी एंड फर्स्ट टर्म भी ए ऑफ द रिक्वायर्ड एपी। जो भी एपी हमसे पूछी गई है तो मान लेते हैं कि उसका फर्स्ट टर्म ए है और जो कॉमन डिफरेंस है वो डी है। तो अगर ऐसा है तो फिर ए 8 को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो ये हमारा आ जाएगा ए प्लस 7d इज इक्वल टू 31। ये हमारी एक इक्वेशन हो गई। अच्छा, इस इक्वेशन में वैल्यू रख के देखते हैं। तो ये आपका बन जाएगा ए प्लस 14d, है ना, समझ में आ रहा होगा। n माइनस 1 इंटू डी होता है, 15 से माइनस 1 कर देंगे और ये आ जाएगा ए प्लस 10d। ठीक, ये वाला ए कैंसिल हो जाएगा, 14 से 10 जाएगा तो यहाँ बचेगा 4d और ये आ जाएगा 16। तो d की वैल्यू आ जाएगी 4। अच्छा, इस d की वैल्यू जब 4 आ गई है तो इसको इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी लाइन लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो ये आपका आ जाएगा a प्लस 7 इंटू 4 इज इक्वल टू 31। तो फिर 7 4 जा कितना होता है 28 इज इक्वल टू 31। तो a की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी 3। देखो AP बतानी है, a पता चल गया, d पता चल गया। AP क्या होती है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, सिंपली। तो आप AP लिख लेंगे। तो फिर जो रिक्वायर्ड AP है वो क्या हो जाएगी भाई, AP में क्या होता है, एक फर्स्ट टर्म लेते हैं और फिर किसी कॉमन डिफरेंस के साथ उसको बार बार इंक्रीज करते चले जाते हैं। तो अगर ये 3 है तो नेक्स्ट टर्म 3 प्लस 4 हो जाएगा, इसके बाद वाला टर्म 3 प्लस 2 इंटू 4 हो जाएगा और डैश डैश डैश। तो फिर ये आपका आ जाएगा 3 और कॉमा 3 प्लस 4 7 और ये 11 डैश डैश। ये आपकी रिक्वायर्ड AP आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इस सीक्वेंस का 20, 19 होल 1/4, 18 होल 1/2, ये जो सीक्वेंस है इसका कौन सा टर्म पहला निगेटिव टर्म होगा। ठीक है, अच्छा पहले ये बात समझो, पहला निगेटिव टर्म कहने क्या मतलब है। कहने का मतलब ये है कि ऐसा कौन सा टर्म होगा जो पहली बार निगेटिव होगा। ये जो AP है ना, ये डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ डिक्रीज हो रही है पॉजिटिव साइड से तो कभी ना कभी तो वो 0 पे आएगी और इसके बाद निगेटिव पर जाएगी। तो पहला निगेटिव टर्म हमको फाइंड आउट करना है। तो पहले तो इस AP में देख लेते हैं कि हमारा A क्या है और D क्या है। तो सबसे पहले A देख लेते हैं, A तो 20 है, D की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो 19 होल 1/4 से माइनस करेंगे 20 को, तो 19 होल 1/4 आ जाएगा 77/4। इसको सब्ट्रैक्ट करना है 20 से, LCM ले लो, 77 माइनस का 80/4 दैट मीन्स माइनस का 3/4। देखो A और D तो मेरा आ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं, पहला निगेटिव टर्म मतलब समझ रहे हैं। अगर मान लेते हैं लेट AN nth टर्म जो है वो हमारा फर्स्ट निगेटिव टर्म है, तो अगर ये पहला निगेटिव टर्म होगा तो इसकी वैल्यू समझ रहे हो किससे छोटी आ जाएगी, 0 से। क्योंकि अगर कोई चीज़ 0 से बड़ी होती है तो वो पॉजिटिव होती है, 0 से छोटी होगी तो निगेटिव होगी। तो ये वैल्यू जो है उसको क्या आना चाहिए, लेस देन 0 आना चाहिए। ठीक है, ये वैल्यू जो है वो लेस देन 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो अब AN के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो ये वैल्यू पूरी लेस देन 0 होनी चाहिए। तो फिर A की वैल्यू 20 दे रखी है, n माइनस 1 और D की वैल्यू माइनस 3/4, ये पूरा लेस देन 0 होना चाहिए। तो फिर आ जाएगा 20, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो माइनस का 3n/4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3/4, ये पूरा लेस देन 0। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो, माइनस 3n/4 को अलग कर लेते हैं, इन दोनों को LCM ले लेते हैं। तो 4 2 जा 8, 80 आ जाएगा, 80 प्लस 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 83/4, ये भी लेस देन 0।
फिर ये जो है उस साइड ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा -83/2। अच्छा एक चीज़ ध्यान करो, इन दोनों में 4 का मल्टीप्लाई अगर कर दूं तो ये वाला 4 और ये वाला 4 गायब हो जाएगा। तो पहले तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर लेते हैं। ये इनइक्वालिटी है एक्चुअली में, और इनइक्वालिटी अभी आपको शायद सिखाई नहीं गई होगी, जनरल आइडिया दे देते हैं इनइक्वालिटी का। देखो अगर कभी नॉर्मल चीज़ का मल्टीप्लाई इधर उधर करते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर अगर कभी माइनस के इंटीजर का मल्टीप्लाई इधर और उधर करा तो उस केस में जो आपका साइन है ना वो जस्ट उल्टा हो जाता है। ठीक है, ये बस एक रूल है, इनइक्वालिटीज को सॉल्व करेंगे, बाकी बिल्कुल जैसे इक्वल टू सॉल्व करते हैं ना उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखो मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो देखो ये और ये चला जाएगा। ये 4 अरे उसमें लिख लेते हैं नंबर्स में, ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो फिर इसका मल्टीप्लाई किया तो ये बचेगा -3n, लिख के बताएं 4 का मल्टीप्लाई होगा ये कैंसिल हो जाएगा, तो -3n जो है वो लेस देन आएगा -83 से, क्या कहते हैं। ठीक, अब अच्छा एक काम और है, अगर इसको -3 से डिवाइड करूं तो ये मेरा n निकल आएगा। अब की बार क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई या डिवाइड किससे हो रहा है, -3 से, तो -3 का सिंपली -1/3 का मल्टीप्लाई इसमें होना है। तो अगर कभी माइनस की डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो साइन है ना वो उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो फिर अगर -1/3 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा -1/3 इंटू -3n। अब इस साइन को सिंबल को उल्टा कर दो और यहाँ पर हो जाएगा -1/3 इंटू -83। समझ गए। अब ये दोनों कैंसिल आउट होंगे तो ये बचेगा सिर्फ n की वैल्यू ग्रेटर देन आ जाएगी 83/3। अच्छा 83/3 को होल नंबर में चेंज कर लो तो ये आ जाएगा 3 2 जा 6, 2 23 बचेगा, 3 7 जा 21, कितना बचेगा 27 होल 2/3। अब इस बात को ध्यान से देखो, इसमें तुमसे कह रहा है कि जो n की वैल्यू है वो 27 होल 2/3 से ज़्यादा होनी चाहिए। बात समझ रहे हो, इस नंबर से जितनी भी वैल्यू ज़्यादा होगी वो अपने आप निगेटिव हो जाएगी। ठीक है, पर n जो है वो हमेशा होल नंबर होता है। तो ऐसा नियरेस्ट होल नंबर, सबसे पास वाला होल नंबर जो 27 होल 2/3 के पास हो, तो 27 होल 2/3 के जस्ट बाद कौन सा होल नंबर आ सकता है, ये 27 होल 2/3 का मतलब है 27 पॉइंट समथिंग। तो फिर 27 के बाद अगला नेचुरल नंबर जो है वो 28 होता है। तो इसका मतलब जो सबसे छोटा नंबर होगा वो 28 होगा। तो सबसे पहला तो 28 होगा, है ना। इसके बाद क्योंकि इसका कहने का मतलब ये है कि अगर n की वैल्यू 27 पॉइंट समथिंग से ज़्यादा हो जाती है तो वो निगेटिव टर्म हो जाएगा। तो पहला तो 28 ही होगा, इसके बाद वाले भी सारे नेगेटिव ही होंगे, लेकिन हमको कौन सा फाइंड आउट करना था, फर्स्ट नेगेटिव। तो जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा वो 28 होगा। बात समझ में आई है इनइक्वालिटी वाली, क्योंकि n की वैल्यू हमेशा क्या हो सकती है, सिर्फ होल नंबर हो सकती है। ओके, चलिए बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 7। 2 डिजिट के कितने नंबर होंगे जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे। ये क्या पूछ दिया, ये क्वेश्चन में तो कहीं नहीं एपी दिख रही, दिखी कहीं एपी, हमको तो नहीं दिखी। फिर ये एपी में क्यों है, चलो थोड़ा दिमाग लगाते हैं। ऐसे कितने नंबर होंगे 2 डिजिट के जो 7 से डिविजिबल होंगे। 7 से डिवाइड कौन होता है, 7 के टेबल में आ जाए, है ना। तो 7 1 जा 7 डिवाइड हो जाएगा, 7 2 जा 14 डिवाइड हो जाएगा, पर कंडीशन 2 डिजिट का होना चाहिए। तो 7 1 जा 7 तो नहीं होगा क्योंकि 1 डिजिट का है, पर 7 2 जा 14 सबसे पहला नंबर ऐसा होगा जो 7 से डिवाइड हो जाएगा। एक बात आई, देखो लिखते हैं, जो 14 है ना ये पहला 2 डिजिट का ऐसा नंबर है जो कि डिविजिबल है 7 से। बात क्लियर। अच्छा इसके बाद दूसरा नंबर क्या होगा, तो 7 3 जा 21 है ना, 7 4 जा 28, दिस टाइप से चलता चला जाएगा। बात सही। अच्छा यार एक चीज़ ऑब्जर्व करो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। देखो 7 का मल्टीपल है तो 7 का डिफरेंस होगा, है ना। इसमें भी 7 का डिफरेंस है, एपी नहीं है ये क्या फॉर्म हो रही है, एक एपी फॉर्म हो रही है ना। अच्छा एक बात और, फर्स्ट टर्म तो मैंने निकाल लिया, अब ऐसा आखिरी कौन सा टर्म होगा जो 7 से डिवाइड हो रहा हो, वो भी 2 डिजिट का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लास्ट नंबर जो 2 डिजिट का है, उसके बाद 3 डिजिट शुरू हो जाती है। लास्ट नंबर कौन सा होता है, 99 होता है लास्ट नंबर, है ना।
2 डिजिट का, इसके बाद 3 डिजिट शुरू हो जाती है। तो 99 को क्या करो 7 से मार दो डिवाइड, ठीक। तो ये आ जाएगा 7 1 जा 7 2 29, और 7 4 जा 28, 1 रिमाइंडर। बात समझ में आई? ये 99 पूरा का पूरा 7 से कट जाता अगर इसमें 1 ना होता, है ना। तो अगर 1 को 99 से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो एक ऐसा नंबर आएगा जो सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर होगा और डिविजिबल होगा 7 से। बात चमकी? तो हमारा एम तो यही है, क्योंकि अगर लास्ट टर्म मैंने कैलकुलेट कर लिया, पहला टर्म मुझको पता ही है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट हो जाएंगे, और बस यही मेरा काम है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ टर्म्स 2 डिजिट वाले होंगे उतने नंबर डिविजिबल बाई 7 होंगे। तो फिर इसको 1 से 99 को 1 से सेपरेट कर दो तो लास्ट टर्म आता है मेरा निकल के 98। ये रफ वर्क है, साइड में ही करना, ठीक है। तो फिर लास्ट टर्म मेरा आ गया निकल के 98। अब क्वेश्चन मेरे लिए बहुत ईजी हो गया। देखो मेरा जो nth टर्म है ना an, वो 98 है। वो 98 कौन सा टर्म है ये मुझको नहीं पता, पर मैं निकाल सकता हूँ, है ना, क्योंकि मैंने इसको मान लिया ये nth टर्म है। और पहला टर्म जो है वो 14 है, मस्त से दिया हुआ है, और d की वैल्यू 7 है, ये तो पता ही है। तो फिर an का फॉर्मूला आसानी से लगा देते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जितना आपका n होगा उतने नंबर डिविजिबल बाई 7 होंगे। तो फिर ये आ गया 98, a की वैल्यू हुई 14, n माइनस 1, d की वैल्यू 7। 14 को इससे सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये बचेगा 4, ये बचेगा 84, है ना। ये आ गया n माइनस 1 इंटू 7, जाएगा, चला जाएगा। पहले 7 से डिवाइड दे लेते हैं, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, n माइनस 1, तो n की वैल्यू आएगी 13। तो फिर आपके 13 ऐसे टर्म्स होंगे जो डिविजिबल होंगे 7 से। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन मिले तो सबसे पहला एम होगा कि हमें कितने डिजिट के नंबर निकालने, उनका सबसे छोटा नंबर निकाल लो और उनका सबसे मैक्सिमम नंबर निकाल लो। और फिर डिफरेंस तो आपको नोन ही होता है, जिसका मल्टीपल निकालना है उसका डिफरेंस आपको नोन होगा। फिर इसके बाद आप उस लास्ट वाले टर्म को an मान लो और इसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट कर लो, ठीक है। इन सब क्वेश्चन करने का सबसे इजी तरीका, ओके। तो चलिए अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर इस वीडियो के। इस क्वेश्चन में कह रहा है आपको कि आपके पास 1000 रुपीज़ का सम है जो कि आपने इन्वेस्ट करा है 8% सिंपल इंटरेस्ट पर, ठीक है। और पहले कैलकुलेट करके ये बताओ कि 1 साल के बाद, 2 साल के बाद या 3 साल के बाद, ऐसे ही सो ऑन, कितना कितना इंटरेस्ट होगा। फिर उस इंटरेस्ट को ये चेक करो कि क्या ये जो सीक्वेंस बन रही है इंटरेस्ट की वो एपी में है या नहीं। और फिर इसके बाद आप उसका 30 ईयर्स के बाद कितना इंटरेस्ट होगा उसको भी कैलकुलेट करो, ठीक है। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले की, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। इसमें रिप्रेजेंटेशन का मतलब समझो, P वो अमाउंट है, प्रिंसिपल है जो हम सबमिट करें। जैसे यहाँ पे मैंने 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करें तो वो हमारा P हो जाएगा। रेट वो है जिस रेट के साथ हमारा इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो 8% रेट के साथ बढ़ रहा है तो R की वैल्यू 8 हो जाएगी। टाइम, ये T टाइम पीरियड, ठीक है, कितने टाइम के लिए, कितने ईयर्स के लिए हम इसको रख रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पे इसके फॉर्मूले को IN ले लेते हैं, इंटरेस्ट इन n ईयर्स। तो n ईयर्स का इंटरेस्ट जो हो जाएगा वो P इंटू आर इंटू n अपॉन 100 हो जाएगा। कुछ नहीं किया मैंने, बस इंटरेस्ट को T की जगह n ईयर्स ले लिया। अब एक एक करके कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले 1 ईयर के लिए कैलकुलेट करो, तो अगर I1 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 1000 रुपीज़ का तो सम है। पहले IN की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर आराम से ईजिली निकल आएगा। तो फिर रेट जो है वो 8 है और n की वैल्यू एज इट इज़ रहने दो और इसको 100, तो ये 1 0 2 0 ऐसे कट जाएगा, 8 10 जा 80 आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 80n। ये वैल्यू हो गई IN की। अब एक एक करके हर ईयर के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अच्छा, पहले ईयर के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 80 इंटू 1 हो जाएगी, दैट मीन्स 80 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिलेगा। दूसरे साल के लिए इंटरेस्ट चेक कर लेते हैं, तो 80 इंटू 2 हो जाएगा, तो 160 का इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसे ही I3 कैलकुलेट करोगे तो 80 इंटू 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 240। अरे एक चीज़ ऑब्जर्व करो यार, 80n है मतलब 80 का मल्टीपल है। अब 80 के मल्टीपल पे 1 2 3 जितनी भी वैल्यू रखोगे हर बार डिफरेंस तो 80 का रहेगा। मतलब ये जो आ रही है सीक्वेंस मेरी इंटरेस्ट की 80
160, 240 एंड सो ऑन, ये जो है वो एपी में है। क्यों एपी में? क्योंकि ये सब 80 का मल्टीपल है ना। पिछले क्वेश्चन में देखा था 7 का मल्टीपल था, सब मल्टीपल होते चले गए थे, 7 का डिफरेंस। इसी ऐसे इसमें कितने का डिफरेंस होगा? 80 का डिफरेंस होगा। तो इस केस में आपका जो कॉमन डिफरेंस है ना वो 80 है, ए की वैल्यू भी 80 है, ये आपकी क्या है? एक एपी है। तो इस आंसर आप सीधा ले सकते हो कि दिस सीक्वेंस फॉर्म्स एन एपी। ठीक है, अभी यहाँ पे 80n लिख के आया था, यहीं से समझ में आ रहा था कि 80 का मल्टीपल है तो ये एपी होगा। वैसे कैलकुलेट करने के लिए आपको कंडीशन पता है एपी होने की, 2b = a+c। अगर ये फॉर्म वेरीफाई होता है तो ये एपी में होगा। चाहो तो ये भी चेक कर लो। तो क्या करेंगे? 2 × 160 करेंगे, है ना। तो 2 × 160 जो है वो 80 + 240 के बराबर आना चाहिए। तो ये आपका आ जाएगा 320, और ये भी कितना आ जाएगा? 320। दैट मीन्स कि ये जो है सीक्वेंस एपी में है। तो अब ये बात तो मेरी कैलकुलेट हो गई कि जो इंटरेस्ट आ रहा था वो कितना कितना आ रहा है, और इंटरेस्ट से जो सीक्वेंस बन रही है वो एपी में है या नहीं। तो एपी में तो है। अब क्वेश्चन का एक पार्ट खत्म हो गया, एक पार्ट अब बचा है कि फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स। तो अगर यही ईयर्स का टाइम जो ये 1 2 3 चल रहा है ना, ये जब 30 हो जाएगा तो आपका इंटरेस्ट कितना बढ़ जाएगा। तो आफ्टर 30 ईयर्स जो है, मैं इतनी जगह में कैलकुलेट कर देता हूँ, सिंपल सी बात है। मतलब मुझे क्या कैलकुलेट करना है? आई की वैल्यू 30 ईयर्स बाद, मतलब आई 30 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो वो सीधा सीधा मल्टीपल हो जाएगा 80, n है तो n की जगह मैं कितना रख दूंगा? 30। तो ये 80 का मल्टीपल हो जाएगा 30 टाइम्स। तो 8 3 24 और ये 20। तो ये आपका इंटरेस्ट आ गया 30 ईयर्स बाद में। ठीक है, यही थे कुछ सिंपल से क्वेश्चंस, और इसी के साथ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये वाला पार्ट बिल्कुल खत्म हो जाता है। अब आपके पास नेक्स्ट जो पढ़ने को है वो है सम ऑफ द टर्म्स इन एन एपी। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।